हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेक्शन ए से डिस्कशन शुरू करेंगे अपन। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कूलम्ब लॉ। पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। Q1 गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -3 कूलम्ब, Q2 गिवन है -3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम्ब। तो हमें क्या पता लगाना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज। तो इन दो चार्ज के बीच में फोर्स पता लगाना है। पहला जो चार्ज है प्लस Q1 और दूसरा वाला जो चार्ज है Q2 वो माइनस में है, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो अट्रैक्शन नेचर का लग रहा होगा। तो दो बातें हमें इसमें बतानी है। पहला, इसका नेचर कैसा है, तो नेचर हो गया इसका अट्रैक्शन नेचर। फिर हमें इसका मैग्नीट्यूड पता लगाना है, तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हम मैग्नीट्यूड पता लगा रहे हैं, इस कारण से यहाँ साइन नहीं रख रहे हैं क्योंकि साइन हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं डायरेक्शन दिखाने में। अभी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता लगाना है। तो वैल्यूज डाल दें इसमें अपन। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की जो वैल्यू है वो है 2 इंटू 10 की पावर -3 कूलम्ब, Q2 की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम्ब और अपॉन R स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखी है, ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट करें तो 0.1 मीटर हो गया। तो ये हो गया अपने पास 0.1 का स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की बात करें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है? 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2। Q1 है 20 माइक्रोकूलम्ब और Q2 है 25 माइक्रोकूलम्ब। और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? Q1 का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है Q1 20 माइक्रोकूलम्ब, कोऑर्डिनेट है इसका -1,1,1 और Q2 जो चार्ज है उसका वैल्यू दिया हुआ है 25 माइक्रोकूलम्ब और कोऑर्डिनेट है इसका 3,1,-2। हमें क्या पता लगाना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 पर पता लगाना है फोर्स। इस बार दोनों चार्ज प्लस में है इसलिए रिपल्शन का फोर्स लग रहा होगा। यह है फोर्स की डायरेक्शन और ये फोर्स की जो डायरेक्शन है वही R की डायरेक्शन है। तो R वेक्टर की डायरेक्शन लिखना चाहे अगर अपन तो क्या बनेगी R वेक्टर की डायरेक्शन? R वेक्टर इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल i कैप, तो 3 माइनस -1 i कैप यानी 4 i कैप, फिर 1 माइनस 1 यानी 0 j कैप, फिर -2 माइनस 1 यानी -3 k कैप। ये हो गया R वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड लिखें अगर अपन तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका? 5। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया 4i कैप -3 k कैप अपॉन 5 यानी R वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड। ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो क्या पूछा था अपन से क्वेश्चन में? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2। तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर पता लगाना था, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर हो गया ये। और फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लगाना है अगर अपने को, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं? KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमें Q1 और Q2 की वैल्यू गिवन है, ये इसमें डाल देंगे तो इससे अपने को फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? 20 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट फिक्स्ड अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग 20 चार्ज रखे हुए हैं और किस किस पोजीशन पे रखे हुए हैं? x बराबर 1, 2, 3 और इस तरह से 20 मीटर तक। और पहला पार्टिकल का वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम्ब, दूसरे वाले का 8 माइक्रोकूलम्ब, तीसरे वाले का 27 माइक्रोकूलम्ब। तो हमसे पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 1 कूलम्ब चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो 1 कूलम्ब चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है यानी x बराबर 0 पर। और फिर जो अलग अलग आगे की पोजीशन है जैसे x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, ऐसे x बराबर 20 तक जो चार्ज रखे हुए हैं उसकी वैल्यू क्या क्या है? वो है 1 माइक्रोकूलम्ब, फिर इसके बाद 8 माइक्रोकूलम्ब और फिर इसके बाद 27 माइक्रोकूलम्ब एंड सो ऑन। अब इन सब के कारण जो फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो भी इधर की तरफ, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो भी इधर की तरफ। ये सभी जो चार्ज हैं इन सब के कारण जो फोर्स लग रहा है सभी की डायरेक्शन एक जैसी है, तो अब सभी का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। तो सभी का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा तो किस तरह से मैग्नीट्यूड ऐड कर सकते हैं? KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में K बाहर आ जाएगा, Q1 का 1 कूलम्ब जो है वो बाहर आ जाएगा और उसके अलावा इन सब में माइक्रोकूलम्ब जो है वो बाहर आ जाएगा यानी क्या? 10 की पावर -6। तो KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में अब यहां बचा एक तो ये 1 वाली वैल्यू और इनके बीच की सेपरेशन यानी 1 स्क्वायर। फिर इस तरह से इन दोनों यहां से क्या टर्म बची? 8 और इन दोनों के बीच की सेपरेशन यानी 2 का स्क्वायर। फिर इसके बाद यहां से यहां तक के बीच में सेपरेशन 3 का स्क्वायर और चार्ज 27
और इस तरह से ये 20 तक अपन इसको ऐड कर सकते हैं और इससे अपने को टोटल फोर्स की वैल्यू पता लग जाएगी। ये है A3 क्वेश्चन। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन A4 में A4 में क्या दिया हुआ है, दो चार्ज पार्टिकल हैं 4 माइक्रोकूलम और 24 इसका 24 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इसका मास है और ये 1 मीटर की रस्सी से जुड़े हुए हैं। तो हमें पता लगाना है कि टेंशन जो है इसमें कितनी होगी। तो दो चार्ज अगर एक दूसरे से R सेपरेशन पर हैं और रस्सी से जुड़े हुए हैं तो ये सेपरेशन R हमको गिवन है, ये चार्ज Q और ये चार्ज Q1 Q2। तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K(Q1 Q2 अपॉन R², इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा F K(Q1 Q2 अपॉन R²। अब अगर हमें टेंशन पता लगानी तो यहाँ से इसको अलग कर दिया अपन ने और एक्सेलरेशन इसका 0 था। अगर अपन इसको पूरे को एक सिस्टम लें तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 था, एक्सेलरेशन 0 है, तो टेंशन की जो वैल्यू है वो हम किसके बराबर बता सकते हैं, F के बराबर। और F की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, K(Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो हुआ टेंशन, इसका फर्स्ट पार्ट। आगे हमसे बोला हुआ है इसमें इफ सडनली स्ट्रिंग इज कट देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल। तो अगर स्ट्रिंग को कट कर दें तो फिर इस पर केवल ये F वाला फोर्स रह जाएगा और F वाला फोर्स रह जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखना चाहें अगर अपन, हमें इसका मास गिवन है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई F अपॉन m यानी K(Q1 Q2 अपॉन R² अपॉन m। फिर हमें पूछा है कि क्या इनके एक्सेलरेशन इक्वल होंगे, तो इनके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इस कारण से इनका एक्सेलरेशन इक्वल नहीं है। यह है A4 क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर वाला वो कंडक्टर का है। कंडक्टर थोड़ा आगे जाकर पढ़ाते हैं लेकिन उसकी जो इनिशियल थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो बताते हैं उसके ऊपर बेस क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कंडक्टर की इनिशियल जो बेस प्रॉपर्टी है वो क्या पढ़ते हैं कि अगर दो कंडक्टर को अपन ज्वाइन कर दें कंडक्टिंग वायर से या उनको टच कर दें तो उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा जब तक कि उन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब पोटेंशियल वाली टर्म तो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो अभी जब तक वो आइडेंटिकल हैं, जब तक वो दोनों चार्ज आइडेंटिकल हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि इनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक, वैसे तो टर्म होती पोटेंशियल सेम ना हो जाए, लेकिन आइडेंटिकल होने की स्थिति में क्या होगा, आइडेंटिकल होने की स्थिति में ये R1 और R2 दोनों सेम होंगे। अब R1 R2 दोनों सेम होंगे तो Q1 बराबर Q2 हो जाएगा, यानी चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन पर। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने का मीनिंग क्या है, जैसे इस पर 10 माइक्रोकूलम है और इस पर -4 माइक्रोकूलम है, तो ज्वाइन करने के पहले अगर वो 10 और -4 था तो ज्वाइन करने के बाद टोटल मिलाकर कितना हो गए 10 प्लस -4 यानी 6 और डिस्ट्रीब्यूट होकर कितना हो जाएगा बाद में दोनों पर 3 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम। ऐसे ही अगर इस पर 10 होता और इस पर +6 होता -4 की जगह तो ये टोटल हो गया 16, तो दोनों पर आ जाता कितना 8 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम। और ऐसे ही Q1 Q2 के टर्म में गिवन है, मान लो ये Q1 चार्ज है Q2 चार्ज है, तो फिर कितना आता, तो दोनों कंडक्टर को ज्वाइन करने के बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो इक्वल आने का मतलब पहले दोनों का मिलाकर टोटल हुआ Q1 प्लस Q2, तो वो हो जाएगा इक्वल आने का मतलब Q1 प्लस Q2/2 और Q1 प्लस Q2/2। और ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का चल रहा है अपने। और इसके अलावा अगर एक चार्ज Q1 और ये -Q2 होता तो फिर इसका वैल्यू है -Q2, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाता Q1 प्लस -Q2/2, यानी दोनों पर जो चार्ज आ जाता वो आ जाता Q1 - Q2/2 और Q1 - Q2/2। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर हैं और उनका पर चार्ज अपोजिट साइन का है। तो अपोजिट साइन का है तो अपन ने क्या किया, इन दोनों पे जो साइन चार्ज का है वो एक पे Q1 मान लिया और एक पर -Q2 मान लिया। तो अब ये तो जनरल प्रॉपर्टी के बारे में जाना था अपन ने, अब क्वेश्चन पर आ रहे हैं अपन। तो चार्ज अपोजिट साइन का था इसलिए एक +Q1 लिया और एक -Q2 लिया। इन दोनों के बीच की सेपरेशन दे रखी है, वो दे रखी है कितनी 0.5 मीटर। अब 0.5 मीटर इनके बीच की सेपरेशन है और इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स। अब अट्रैक्शन का फोर्स का डायरेक्शन हमने यहां दिखा दिया, तो हम केवल उसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं। तो मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है तो फोर्स कितना दिया हुआ है, ये F की जो वैल्यू दे रखी है अपने को वो है 0.108 न्यूटन। ये तो है फोर्स और उसको किसके बराबर लिख दे अपन, K(Q1 Q2 अपॉन R²। R² का मतलब कितना हो गया 0.5 का स्क्वायर। तो एक Q1 Q2 में रिलेशन आ गया अपने पास यहां पर। फिर इसके बाद क्या किया अपन ने क्वेश्चन में, द स्फीयर आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया अपन ने। अब क्या होगा, कंडक्टर को कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया तो इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल यानी चार्ज जो है वो सेम ना हो जाए। तो फाइनली फिर इन पर चार्ज कितना कितना आ जाएगा, तो इन पर चार्ज की बात करें अगर अपन
तो अब बाद में इस पर आ जाएगा Q1 माइनस Q2/2 और इस वाले पर भी आ जाएगा Q1 माइनस Q2/2 और इसको कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया था अपन ने। तो अब इस नई स्थिति में जो फोर्स लग रहा है इस पर, वो फोर्स गिवन है अपने को, कितना फोर्स लग रहा है अब इस पे, वो है 0.036 न्यूटन। और 0.036 न्यूटन फोर्स लग रहा है और एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं इसका, ये हो जाएगा K Q1 माइनस Q2/2 का होल स्क्वायर, K Q1 Q1 माइनस Q2/2 और ये भी Q1 माइनस Q2/2, इसलिए Q1 माइनस Q2/2 का होल स्क्वायर। और सेपरेशन के लिए क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि द स्फीयर आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर और कीपिंग द डिस्टेंस सेम। तो डिस्टेंस उनके बीच की अभी भी वही रखी हुई है, यानी कितनी, 0.5 मीटर। तो यहां पर कितना आ गया नीचे, 0.5 का स्क्वायर, तो आ गया 0.5 का स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन हो गई अपने पास। अब हमें इससे Q1 Q2 पता लगाना है, तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इससे अपन Q1 Q2 पता लगा सकते हैं। और कौन सी इक्वेशन लिख सकते हैं इसी को रिलेट करते हुए, तो वो लिख सकते हैं अपन Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4Q1 Q2, इस तरह से लिख सकते हैं इसको अपन। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर वो यहां से पता है अपने को, Q1 Q2 की वैल्यू यहां से पता है, तो ये दोनों यहां रखेंगे जब अपन, ये वाली वैल्यू इधर, ये वाली वैल्यू यहां से इधर, तो इससे अपने को Q1 प्लस Q2 की वैल्यू पता लग जाएगी। तो अब अपने पास क्या है, Q1 प्लस Q2 है यहां से और Q1 माइनस Q2 है यहां से, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो इससे अपने को Q1 Q2 की वैल्यू पता लग जाएगी। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हाट आर द इनिशियल वैल्यूज ऑफ चार्जेस, तो Q1 और Q2 दोनों इनिशियल चार्जेस की वैल्यू हमें पता लग गई। ये था 5 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कंडक्टर को कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया था अपन ने। ये कंडक्टर स्पेशली सेक्शन लास्ट में, इसी चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। बस ये एक क्वेश्चन शुरू में अभी आगे आया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी अभी देखी अपन ने। इसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर के सवाल की बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें दो स्फीयर दिए हुए हैं और हर एक का मास 0.1 ग्राम और कैरिंग अ चार्ज, एक हर एक पर चार्ज जो है वो 10⁻⁻9 कूलाम चार्ज है और सस्पेंडेड बाय ए इक्वल लेंथ फ्रॉम द सेम पॉइंट, और जिस थ्रेड से लटके हुए हैं उनके लेंथ सेम है। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द एंगल मेड बाय द थ्रेड विद द वर्टिकल। तो वर्टिकल से एंगल पता लगाना है अपने को। तो ये थ्रेड से बांध दिया अपन ने इसको, दोनों की लेंथ सेम दे रखी है, तो इसलिए दोनों का वर्टिकल से जो एंगल है वो इक्वल हो गया। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इस पर कुछ चार्ज Q और इस पर भी चार्ज Q। तो दोनों का चार्ज और मास सेम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है दोनों के लिए 0.1 ग्राम और दोनों का चार्ज का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 10⁻⁻9 कूलाम। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड आउट द एंगल मेड बाय द थ्रेड विद द वर्टिकल। ये एंगल थीटा पता लगाना है अपने को। अब इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, इधर की तरफ F और इधर की तरफ F की वैल्यू लिख सकते हैं अपन KQ²/R², और इसमें अपने को दोनों स्फीयर के बीच की जो सेपरेशन है R वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इसे अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे अभी आगे जाके। तो एंगल की वैल्यू पता लगानी है अपने को और इसका मास m है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है mg। तो ये टेंशन T है और हमें अगर थीटा पता लगाना है तो इसी को हमने आगे बढ़ा दिया और ये वाला एंगल है थीटा। तो थीटा की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं अपन, tan थीटा लिखना चाहें अगर अपन, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, सामने वाला फोर्स ये F/mg, F/mg में F की वैल्यू क्या हो गई, F बराबर KQ1 Q2/R²/mg। वैल्यूज डाल देंगे, R की वैल्यू को 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 3 × 10⁻⁻2 मीटर करना है और m जो मास दिया हुआ है 0.1 ग्राम, तो इसको 0.1 × 10⁻⁻3 करना है। तो इससे अपने को tan थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, 7 में डिस्टेंस बिटवीन 2 फिक्स चार्जेस 4e एंड e। तो दो फिक्स चार्ज दिए हुए हैं, एक है 4e और एक दिया हुआ है e, और इन दोनों को फिक्स भी किया हुआ है साथ में। तो 4e फिक्स है और e वाला जो चार्ज है वो भी फिक्स है अपनी पोजीशन पर, और इनके बीच की सेपरेशन वो है l, तो सेपरेशन l हो गई। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, हाउ शुड अ थर्ड चार्ज Q बी अरेंज फॉर इट टू बी इक्विलिब्रियम। तीसरा चार्ज Q किस तरह से रखे ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे, और आगे भी अंडर व्हाट कंडीशन विल इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज Q बी स्टेबल और विल इट बी अनस्टेबल। तो हमसे पूछा है कि इसका इक्विलिब्रियम का टाइप कैसा होगा। अब देखो ये चार्ज भी प्लस में है और ये चार्ज भी प्लस में है, तीसरा चार्ज जो Q रखेंगे अगर अपन वो इस लाइन ज्वाइनिंग के इस तरफ रखते हैं अगर अपन, तो इस तरफ रखने पर क्या होगा, इसी कारण रिपल्शन का फोर्स लगेगा, इसी कारण भी रिपल्शन का फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स उधर की तरफ लगेंगे तो फिर वो इधर रह ही नहीं पाएगा। और वो जो चार्ज हम रखने वाले हैं अगर वो प्लस है तो इन दोनों का रिपल्शन इसी तरफ
तो वो रुकना नहीं है। और अगर वो चार्ज माइनस में, तो माइनस होने की स्थिति में क्या होगा, इन दोनों का अट्रैक्शन, तो भी वो यहां रुक नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज Q का साइन प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वो 4e के इधर नहीं हो सकता और इसी कारण से e के उधर भी नहीं हो सकता। लेकिन उसे अगर अपन इन दोनों के बीच में रखते हैं कहीं पर भी, तो बीच में रखने पर क्या होगा, बीच में यानी यहां से किसी डिस्टेंस जैसे x पर, तो ये l है और ये x डिस्टेंस पर रखा, तो इधर से वो l माइनस x डिस्टेंस पर हो गया। अब इस 4e के कारण इस Q को रिपल्शन का फोर्स लगेगा, उसका नाम अपन ने F दे दिया, तो उतना ही फोर्स F इस E के कारण इधर की तरफ लग जाए अगर, तो दोनों फोर्स जो हैं उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम और डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा। तो हमें इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए इस x की वैल्यू पता लगानी है, तो दोनों फोर्स को इक्वल करें, तो इस F की वैल्यू लिखें, इस 4e के कारण कितना लगेगा, K 4e अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस वाले कारण कितना लगेगा, K अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हमें x पता लगाना है, तो इसमें K कैंसिल हो गया, ये E कैंसिल हो गया और ये Q कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना बच गया अपने पास, 4 ये है और इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो गया अपने पास 4 इक्वल टू एक्स अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और अगर अपन यहां से स्क्वायर हटाएं तो क्या बन जाएगा, ये हो गया एक्स अपॉन एल माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। दोनों के लिए सोल्व कर लेते हैं, प्लस 2 के लिए और माइनस 2 के लिए, तो x इक्वल टू गया अपने पास ये 2l माइनस 2x, x इक्वल टू 2l माइनस 2x, तो यहां से कितना हो गया 3x इक्वल टू 2l, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2l अपॉन 3। और ऐसे ही माइनस वाले केस के लिए x इक्वल टू माइनस 2l प्लस 2x, और यहां से कितना हो गया, ये इधर चला गया, तो माइनस x इक्वल टू माइनस 2l, तो x इक्वल टू 2l आ गया, और x तो l से बड़ा हो नहीं सकता, इसलिए ये वाला केस तो रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला केस सिलेक्ट हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 12/3। और साथ में हमसे क्या पूछा है, अंडर व्हाट कंडीशन विल इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज Q बी स्टेबल, ये चार्ज Q जो है वो स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल रहेगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर इस चार्ज को हम यहां से स्लाइटली सा डिस्प्लेस करें और डिस्प्लेस करने पर ये लोड करके वापस आए तो स्टेबल हो जाएगा, और अगर आगे चला जाए तो अनस्टेबल हो जाएगा, और वहीं रुका रहेगा तो फिर वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यहां से अगर अपन इस चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर उस वाली स्थिति में इसके कारण जो फोर्स लग रहा है, जैसे इस चार्ज को यहां लेकर के आए अपन हल्का सा शिफ्ट करके, तो इसके कारण जो फोर्स लग रहा है उसको अगर मैं इसका नाम 1 दे करके और इस फोर्स को F1 बोलूं और इसका नाम 2 दे करके इस फोर्स को F2 बोलूं, तो F1 और F2 में से F1 की वैल्यू तो जो है वो क्या हो गई है, F1 की जो वैल्यू है वो कम हो गई है और F2 की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। तो इसको अगर अपन ने इधर की तरफ डिस्प्लेस किया तो लोड करके वापस इसी पोजीशन पे आ रहा है, तो इसी पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने इसको स्लाइटली से डिस्प्लेस किया और लोड के वापस आ रहा है, अच्छा लोड के वापस आने का कारण क्या रहा कि F2 बड़ा हो गया है F1 से, यानी इसके कारण जो फोर्स लगा वो ज्यादा है। तो जैसे ही हमने इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस किया ये लोड करके वापस आ रहा है, तो लोड करके वापस आ रहा है, और इस चार्ज को इस दौरान अपन ने प्लस क्यू माना, तो कैसा इक्विलिब्रियम हो गया इसका, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इफ चार्ज इज प्लस क्यू देन इसका इक्विलिब्रियम हो गया कैसा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी का माइनस क्यू के लिए भी देखते हैं अपन, तो इसी चार्ज को अगर अपन माइनस क्यू लें, मान लो इसी चार्ज को अपन माइनस क्यू लेकर के देखें, तो ये माइनस क्यू हुआ, वापिस से इसका नाम 1 डैश या 1 ही रखें, तो 1 के कारण जो फोर्स लगा इस 1 के कारण वो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, तो वो हो गया F1, और इस 2 के कारण जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का अगेन, तो ये F2। तो F1 और F2 में से ये पास में है इसलिए फोर्स अभी भी ये बड़ा होगा F2 वाला, लेकिन इस बार F2 वाला पास बुला रहा है, यानी नेट फोर्स अट्रैक्शन का है इधर की तरफ, तो ये अपनी तरफ खींच लेगा इसको। इसका मतलब अगर ये चार्ज नेगेटिव रहा तो नेगेटिव रहने की स्थिति में क्या हुआ, ये इधर की तरफ चला गया, यानी इसी ने खींच लिया, यानी वापस लोड करके नहीं आया, और लोड करके नहीं आया इसका मतलब इसका जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमें एक इक्विलिब्रियम का टाइप भी बताना था इसमें, तो इक्विलिब्रियम का टाइप अगर ये चार्ज क्यू पॉजिटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और चार्ज क्यू अगर नेगेटिव है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं अपन। तो 8 में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 दिया है अपने को, 8 वाला क्वेश्चन, इसमें 3 चार्ज है, सभी की वैल्यू क्यू है और इक्विलेटरल ट्रायंगल पर है, और फोर्थ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल अपना, और इसमें 3 चार्ज लिए अपन ने, सभी की वैल्यू क्यू के बराबर, तो ये भी क्यू, ये वाला चार्ज भी क्यू और ये वाला चार्ज भी क्यू।
और इसके सेंट्रोइड वाली जो पोजीशन है उस पर अगला चार्ज फोर्थ चार्ज क्यू हमको रखना है। और एंगल की बात करें अगर अपन, तो ये वाला एंगल कितना, पूरा 60 है तो 30 डिग्री हो गया। और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला अगर अपन ने, और ये डिस्टेंस पूरी अगर मान लो ए ले लेते हैं अपन ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाली साइड भी ए के बराबर, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, a/2, और इधर वाली डिस्टेंस भी a/2। तो यहाँ से यहाँ तक इस सेपरेशन को अगर अपन x बोले तो ये x पता लगाना चाहते हैं अपन कि इस x की वैल्यू क्या होगी। तो ये cos 30 लिखेंगे अगर अपन, तो cos 30 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से cos 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी a/2 बाय x, और cos 30 √3/2, तो 2 कैंसिल हो गया यहाँ से ये, और 2 कैंसिल होने के बाद कितना हो गया, x की वैल्यू a/√3, x की वैल्यू a/√3 डायरेक्टली बताओगे आप लोगों को यहां से यहां तक की सेपरेशन। और अब हमें इस पर फोर्स पता लगाना है कि इस q पर फोर्स कितना होगा। फर्स्ट पार्ट के लिए इस q की वैल्यू दे रखी है अपने को -q, तो ये जो q वाला चार्ज है इसकी जगह अगर अपन -q चार्ज रख लें, तो यहां q की जगह रख दिया अपन ने -q। और फिर उस स्थिति में हमें पूछा है कि विल द चार्ज एट द कॉर्नर स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द इट। तो इस वाले चार्ज पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, जो चार्ज ये यहां पर रखा हुआ है, इस वाले चार्ज पर फोर्स पता लगाए जैसे अपन, तो इस वाले चार्ज पर इस क्यू के कारण कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्शन का F, तो इसको अपन ने F नाम दे दिया इधर की तरफ, F1 नाम दे देते हैं। और ऐसे ही इसी कारण भी इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू भी क्या, F1 इधर की तरफ, और -q कारण अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ यानी F2। तो ये जो दोनों F1 मिलकर के और F2, इन दोनों में से कौन सा फोर्स बढ़ा रहा होगा, वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री। और इस F1 के कंपोनेंट करें अगर अपन, तो F1 sin 30 कैंसिल हो गया, और F1 cos 30 ऐड हो गया, तो टोटल मिलाकर अपने पास 2F1 cos 30 ऊपर की तरफ फोर्स हो गया। तो ये हो गया अपने पास ऊपर की तरफ वाला फोर्स 2F1 cos 30, ये वाला कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाला फोर्स यहाँ लिख देता हूं, तो F नेट ऊपर की तरफ है 2F1 cos 30, और नीचे की तरफ वाला फोर्स जो है वो है F2। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है वो देखने के लिए वैल्यूज डाल के देखें, तो 2F1 यानी इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ये कितना है, ये हो गया KQ²/R² यानी A², और cos 30 यानी √3/2। तो फोर्स की जो वैल्यू है वो हो गई अपने पास √3 और इंटू KQ²/A²। और F2 की बात करें तो F2 कितना फोर्स लगा, F2 इन दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स ये Q और ये -Q, मैग्नीट्यूड देखें उसका, तो ये हो गया अपने पास KQ²/R²। R जो अपन ने एक्स सेपरेशन निकाली ये वाली, इसका नाम है x का, वैल्यू जो है वो है a/√3, तो ये हो गया a/√3 का स्क्वायर, तो ये ऊपर जाकर हो गया 3, तो कितना हो गया अपने पास 3KQ²/A²। तो अब हमें पता लगाना कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो 2F1 cos 30 और F2 में से ये F2 वाला बड़ा है, यहाँ है 3 का फैक्टर और ये √3 का फैक्टर, तो F2 वाला बड़ा है, तो यानी नेट फोर्स जो है इस पर वो इधर नीचे की तरफ हो गया, नीचे की तरफ हो गया, तो ये टुवर्ड्स दिस कॉर्नर मूव कर रहा होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा था विल द चार्जेस एट द कॉर्नर स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द इट, तो ये हो गया कितना, टुवर्ड्स द सेंटर। और बी पार्ट में क्या बोला है, बी पार्ट में बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू। अब की बार जो है पहले अपन ने -q की वैल्यू, q की वैल्यू या -q बताई थी, इस बार इसकी वैल्यू ही बतानी है अपने को। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ q एट O विल द चार्जेस रिमेन्स स्टेशनरी, ये चार्ज जो है वो स्टेशनरी रहे सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट का यूज तो खत्म हो गया, इसे हटाते हैं अपन यहां से। तो सेकंड पार्ट में अब हमसे पूछा है कि जो चार्ज है वो स्टेशनरी रहे, ये वाला क्यू जैसे स्टेशनरी रहे। तो स्टेशनरी रहने के लिए क्या है कि देखिए, तब जो फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ यानी क्या 2F1 cos 30 वो इस F2 के बराबर हो जाए, तो इन दोनों को बराबर करें, तो 2F1 cos 30 शुड बी इक्वल टू F2। अगर ये दोनों सेम हो गए, मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट, तो डायरेक्शन में अपोजिट होने के लिए तय हो गया कि Q का जो वैल्यू है इसका वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि ये दोनों तो उस पर रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं। तो डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम हो जाना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ये वाला 2F1 cos 30, थोड़ा सा ऊपर है, ये इधर की तरफ लिख दिया है 2F1 cos 30, तो
F1 की वैल्यू लिखे तो F1 कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर cos 30 यानी √3/2। और F2 की बात करें तो इन दोनों के बीच ये फोर्स ये हो गया के क्यू क्यू अपॉन और सेपरेशन a/√3 का स्क्वायर। तो a/√3 का स्क्वायर में ये स्क्वायर तो कैंसिल हो गया और हमारे पास जो अननोन बचा वो है ये वाला q। तो इस q का मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा यहां से, इस वाली लाइन से q का मैग्नीट्यूड पता लगा लिया और साइन हमने ऑलरेडी पता लगा लिया नेगेटिव। तो q का मैग्नीट्यूड और साइन दोनों पता लग गया। ये है 8 नंबर का सवाल। और इसी में अब 9th क्वेश्चन की बात करें अपन, लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का। इसमें क्या दिया हुआ है, टू चार्ज पार्टिकल A and B each having a charge Q are placed at d distance apart. Where should a third charge particle Q should be placed? तो तीसरा चार्ज पार्टिकल कहां पर रखें? ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB so that it experience a maximum force। और फिर हमें इस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू पता लगानी है। तो टू चार्ज पार्टिकल A and B, तो एक चार्ज पार्टिकल ये ले लिया अपन ने Q और दूसरा चार्ज पार्टिकल ये ले लिया अपन ने Q। और इन दोनों को d डिस्टेंस पर रखा है अपन ने, तो ये d डिस्टेंस पर हो गया। ये वाला फिक्स है अपनी पोजीशन पर, ये वाला भी फिक्स है अपनी पोजीशन पर। और अब क्या करना है अपने को, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज Q बी प्लेस्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर तीसरा चार्ज Q कहां रखें ताकि वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करे। अब मैक्सिमम फोर्स का यूज क्या है, जैसे डिस्टेंस d है तो ये d/2 हो जाएगी ये वाली, और ये भी d/2 हो गई। और इस जगह पर फोर्स की बात करें अगर अपन, उस Q को अगर अपन बीचों बीच में रखें तो कितना फोर्स लग रहा होगा, दोनों कारण इक्वल, यानी नेट फोर्स यहां पर जो होगा उस Q चार्ज पर वो कितना हो जाएगा 0। और इनफाइनाइट पर रखें अगर इसी को तो वो भी कितना हो जाएगा 0। तो यहां भी 0, इनफाइनाइट पर भी 0। तो इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो किस पोजीशन पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी ये पता लगाना है अपने को। तो माना यहां से किसी x डिस्टेंस पर अपन ने इसको रख दिया, x डिस्टेंस पर रख दिया, तो अब इसके कारण इसको जो फोर्स लग रहा होगा रिपल्शन का वो है F, और इसी कारण भी जो फोर्स लग रहा होगा इसको रिपल्शन का वो है F। मान लिया अपन ने ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, और इस फोर्स के ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए थीटा और थीटा से, F cos थीटा और F cos थीटा। तो नेट फोर्स जो बच गया ऊपर की तरफ वो कितना बच गया, इधर की तरफ इस तरफ, F नेट बराबर वो हो गया 2F sin थीटा, 2F sin थीटा। चाहो तो d/2 का नाम r दे दो अभी, तो d/2 का नाम इसलिए r दे रहे हैं अपन ताकि d/2 का होल स्क्वायर की जगह r² लिख देंगे और फिर उसके बाद फाइनली r की वैल्यू डाल देंगे। तो f नेट की वैल्यू जो हो गई यहां से वो कितनी हो गई ऊपर की तरफ 2F sin थीटा, और वैल्यू डाल दें अब इस 2F sin थीटा में, तो ये हो गया अपने पास 2, और f की वैल्यू कितनी बनेगी, f इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन r², यानी ये सेपरेशन का स्क्वायर, ये कितना बनेगा, इसको r नाम दे दिया अपन ने d/2 को, तो ये r और ये x, तो ये वाला कितना हो गया, ये वाला ये हो गया √r² प्लस x²। तो यहां से कितना हो गया r² प्लस x²। इसमें x वेरिएबल है और साइन थीटा की वैल्यू डाल दे साथ में, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये है x अपॉन √r² प्लस x²। तो ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया x अपॉन r² प्लस x²। ये नेट फोर्स की वैल्यू हो गई जो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग है। अब हमें इसका मैक्सिमा पता लगाना है। अब किसी भी चीज का मैक्सिमा पता लगाने के लिए क्या करते हैं अपन, उसको डिफरेंशिएट कर दें और 0 के बराबर कर दें। तो ये f जो है वो x का फंक्शन आया है, तो अपन निकालें क्या df अपॉन dx, और 0 के बराबर कर दें तो उससे हमें मैक्सिमा की वैल्यू पता लग जाएगी। तो df अपॉन dx करना है अपने को, तो इसमें से कांस्टेंट टर्म तो बाहर ले लेते हैं, तो 2kq ये बाहर आ गया, और क्या बच गया अपने पास यहां से डिफरेंशिएशन के लिए d/dx ऑफ, और यहां जो टर्म बची वो x अपॉन और नीचे r² प्लस x² की पावर ये 1 और ये हाफ, यानी कितना 3/2। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना रह गया x अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2 का। कैसे करते हैं, u/v के फॉर्म में डिफरेंशिएशन करना है अगर अपने को, तो यहां से ये हो गया r² प्लस x² की पावर 3/2, तो ये इसका स्क्वायर, तो ये हो गया क्यूब नीचे की तरफ, और ऊपर ये टर्म लिख दें तो r² प्लस x² की पावर 3/2, इसको ऐसे छोड़ दिया, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, फिर माइनस, अगली बार क्या करें, अगली बार इस x को ऐसे कैसे छोड़ दिया, और r² प्लस x² की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 3/2, और इसमें से r² प्लस x² की पावर 3/2 तो आगे आ गया, और यहां कितना रह गया 1/2। फिर इसका वापिस से डिफरेंशिएशन करें,
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x। ये डिफरेंशिएशन हुआ इसका, और इसको किसके बराबर किया है अपन ने, df बाई डी को 0 के बराबर, तो df बाई डी बराबर 0। इसके आगे की लाइन में ऊपर लिख देता हूं, तो यहां से अब जब हमने इसको 0 के बराबर किया तो आगे सोल्व करने पर क्या बन रहा है, ये df बाई डी को 0 के करने के बाद, तो ये तो चला गया इधर की तरफ, और यहां से कॉमन ले लेते हैं अपन, क्या कॉमन ले, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहां से कितना बच गया, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर से कितना बच गया, इधर से ये 2 कैंसिल, ये वाला 2, और यहां से ये बाहर चला गया तो बच गया 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये तो 0 नहीं है, तो 0 होने के लिए बचा, तो यहां से कितना आ गया 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और हम निकाल रहे हैं आर की वैल्यू, तो आर बराबर कितना हो गया, यहां से आर बराबर √2x, आर बराबर √2x हो गया, या x की वैल्यू पता लगा रहे हैं अपन, तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू आर बाय √2, तो ये √2 नीचे भेज दिया, तो x इक्वल टू हो गया आर बाय √2। अब r तो हमने d/2 को बोला था, तो इसकी वैल्यू d/2 डाल देते हैं, तो कितना हो गया d/2 √2, तो ये सेपरेशन हो गई। तो हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस, तीसरा चार्ज कहां रखें, तो डिस्टेंस हो गया, और ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लगाना है, तो अब लिख सकते हैं अपन वो KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पे आर की वैल्यू कितना, आर का वैल्यू √2x, और x का जो वैल्यू है वो d के टर्म्स में d/2 √2। तो ये है सेक्शन A पार्ट 1 का। हेलो स्टूडेंट्स, CSS सर ने आपको पिछली क्लास में वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ाया था, और अब मैं उसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ माई सेल्फ लीकेज है, और वैसे तो वायर के आगे का एग्जाम्पल शुरू करना है, लेकिन पहले मैं थोड़ा स्फीयर बता देता हूँ, फिर वापस लोड करके वायर पे आ जाऊंगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर। तो अलग अलग केस के कारण अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना चाह रहे हैं। उसमें पहले अपन ने पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा, उसके बाद वायर के लिए पढ़ा, रिंग के सेंटर पे पढ़ा, रिंग के एक्सिस पे पढ़ा, डिस्क के लिए पढ़ा, और अब इसके बाद वायर के कुछ एग्जाम्पल करने के बाद इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के बाद स्फीयर, होलो एंड सॉलिड का नंबर आता है। तो अभी अपन होलो स्फीयर से शुरू करेंगे, पहले होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और फिर उसके बाद वो जो एग्जाम्पल बचे हैं वायर के और शीट के, उस पर लोड करके मैं वापस आ जाऊंगा। तो स्टार्ट करें। हेडिंग अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के लिए आंसर लिखना आते हैं। वैसे तो अपन जरूरी सारे डेरिवेशन करेंगे, इसका भी डेरिवेशन आगे जाकर के हम गाउस के नियम से करेंगे, गाउस लॉ से। अभी लेकिन हम इसका डेरिवेशन नहीं करके सीधा आंसर देखेंगे। मैं डेरिवेशन की एक छोटी सी स्टेप जरूर बताऊंगा अभी आपको, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व है, और अपने कोर्स में इसका डेरिवेशन छोटे तरीके से है, दैट इज गाउस लॉ की मदद से, तो उसका यूज करेंगे अपन। अभी अपन शुरू करते हैं होलो स्फीयर के लिए, और मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इसके लिए। तो ये ध्यान दें कि यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर की बात कर रहे हैं अपन। तो एक होलो स्फीयर, इस पर चार्ज Q है, रेडियस इसकी R है, और इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस R पर किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो पहले फॉर्मूला लिखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है इसके लिए E R ग्रेटर देन R पे, यानी बाहर वाले पॉइंट के लिए, और वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं आंसर। डेरिवेशन हम गाउस के नियम के साथ करेंगे ना, अभी हम इसका सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे। तो फॉर्मूला है इसका क्या, KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R के, और ये कहाँ के लिए है, ये उन सभी पॉइंट के लिए जो होलो स्फीयर के बाहर हैं। होलो स्फीयर के बाहर के सभी पॉइंट के लिए आंसर क्या है, KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R के, और इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें अगर अपन, तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, E R ग्रेटर देन इक्वल टू R के लिए वो हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। R कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और अंदर वाले पॉइंट के लिए क्या आंसर होता है इसका, यानी R लेस देन इक्वल टू R, यानी वो सारे पॉइंट जो होलो स्फीयर के अंदर है उसके लिए क्या वैल्यू आएगी, तो उसके लिए जो वैल्यू आती है वो है क्या, 0। तो जो आंसर याद आया है उसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, पॉइंट चार्ज का आंसर हमें याद ही सही, ये है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए होलो स्फीयर का आंसर ऐसा आया है जैसे इस होलो स्फीयर को हटा करके और एक पॉइंट चार्ज हम रख दें, कहां पर, इस स्फीयर के सेंटर पर। तो इस स्फीयर के सेंटर पर अगर एक पॉइंट चार्ज रखें और R डिस्टेंस पर अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें इस P पॉइंट पर, तो जो आंसर आएगा इसका KQ अपॉन R स्क्वायर,
ये वो कभी आंसर है जो पॉइंट चार्ज के लिए आता है। इसका मतलब होलो स्फीयर का आंसर हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही याद रह जाएगा कि होलो स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हम उस स्फीयर को हटा देंगे और एक पॉइंट चार्ज रख देंगे। कहाँ रखेंगे? स्फीयर के सेंटर पर। तो पॉइंट चार्ज के लिए आंसर KQ/R²। अंदर अंदर तो याद रखना बड़ा आसान है, आपको कई लोगों को मार्क्स की आदत भी होगी इस तरह की। तो अंदर वाली पोजीशन पर ई की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो है 0। ई R<R के लिए तो हमें सिर्फ ये देखना है अब जब भी होलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है पॉइंट अंदर है या बाहर है। बाहर है तो क्या करोगे? बाहर है तो इस स्फीयर को हटा करके एक पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पर मान लेंगे। अंदर है तो क्या करोगे? अंदर है तो बस आंसर उसका 0 लिख देंगे। इसके लिए ग्राफ बनाना चाहें अगर अपन तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ किस तरह का बन जाएगा? ई वर्सेज आर का ग्राफ बनाना चाहें तो ई की जो वैल्यू है वो 0 है। कब तक? R=R तक। तो वहां तक के लिए तो स्थिति इसकी ये वाली हो गई, R=R तक 0 वाली वैल्यू ये यहां पर ऐसे। और फिर उसके बाद सरफेस से और बाहर जाने के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरह से वेरी कर रही है। कैसे? KQ/R²। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका जो ग्राफ है इसके बाद का वो इस तरह से हो गया। ये है होलो स्फीयर के कारण वैल्यू। एक और बार, बाहर वाले पॉइंट के लिए इसे हटा करके सेंटर पे पॉइंट चार्ज की तरह से और अंदर वाले पॉइंट के लिए जो वैल्यू है वो क्या है इसकी? 0। इस तरह से हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। होलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इसके बाद जो है इसका डेरिवेशन की एक हल्की सी स्टेप देखना चाहें अपन कि इसका डेरिवेशन की स्टेप क्या रहेगी। तो जैसे ये होलो स्फीयर है और इसके कारण हमें किसी पॉइंट पर आंसर निकालना है, सेंटर से किसी डिस्टेंस r पर। तो ये है सेंटर और यहां से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट p पर हमें आंसर पता लगाना है कि यहाँ वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या है, एक रिंग ले सकते हैं एलिमेंट, और ये रिंग लें अगर अपन थीटा पर जाकर के डी थीटा विड्थ की रिंग ले लें। जैसे रिंग ले ली अपन ने थीटा पर जाकर के और ये डी थीटा विड्थ की ये रिंग हो गई। इसकी रेडियस अगर r है तो ये सामने वाला जो पोर्शन है ये वाला ये क्या हो गया? ये हो गया r sin थीटा। और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई? ये वाली ये हो गई r cos थीटा। और यहां से यहां तक की वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? ये हो गया अपने पास r माइनस r cos थीटा। तो हमें क्या है, हमें इस रिंग के लिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है। तो इस रिंग के लिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बनेगी? वो बनेगी DE = K DQ x अपॉन R² प्लस x² की पावर 3/2। ये होता है फॉर्मूला, R² प्लस x² की पावर 3/2। अब इसमें वैल्यू डाल करके टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। तो DQ कैसे लिखेंगे? होलो स्फीयर है तो इस पे चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो DQ की वैल्यू किस तरह से लिखा है? DQ = सिग्मा इनटू ये जो रिंग है इसे काट के यहाँ फैला दो। तो रिंग को काट के यहाँ फैला दे तो इसकी लेंथ कितनी बन जाएगी? ये वाली ये हो जाएगी 2π इंटू रेडियस यानी r sin थीटा। और विड्थ ये वाली विड्थ जो बनेगी इसकी वो क्या बनेगी? r d थीटा। तो ये बन गया r d थीटा। तो dq बराबर कितना हो गया? सिग्मा इंटू 2π r sin थीटा और इंटू r d थीटा। ये है dq। x की जगह क्या लिखेंगे? इस x की जगह इसकी जगह लिखेंगे यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी कितना? r माइनस r cos थीटा। और स्मॉल r रेडियस की जगह क्या लिखेंगे? स्मॉल r वाली वैल्यू ये स्मॉल r बराबर लिखेंगे अपन। स्मॉल r तो ये वाली वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू जो है वो लिखी दी अपन ने। और रेडियस, इस रिंग की रेडियस की बात कर रहे हैं अपन, तो रिंग की जो रेडियस है वो क्या बनेगी? वो है r sin थीटा। तो यहाँ लिख दिया अपन ने R² sin स्क्वायर थीटा प्लस, और ये x वाली जो डिस्टेंस है ये क्या बनेगी? x वाली ये वाली डिस्टेंस बनेगी r माइनस r cos थीटा। तो ये हो गया r माइनस r cos थीटा का होल स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी इसके एक्सिस पर। तो ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है, इसकी जगह हमारे पास गाउस के नियम से एक छोटा तरीका है, उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अभी हम इस डेरिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, अभी हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर याद रखने में इंटरेस्टेड है। आंसर क्या याद रखा है अपन ने? आंसर याद रखा है अपन ने कि बाहर वाले पॉइंट के लिए, होलो स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? उसको उठा करके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज की तरह रख देंगे, और अंदर वाले पॉइंट के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं अपन होलो स्फीयर के लिए एग्जाम्पल। तो होलो स्फीयर के लिए जैसे अपने को ये है एक होलो स्फीयर और हमें इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। कहाँ पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू?
r/2 डिस्टेंस पर निकालनी, मान लो यहां से r/2 पर, तो r/2 पर यहां पे निकालनी है और r/2 पर ही यहां पे निकालनी है। r/2 सेंटर से और r/2 सरफेस से। तो ये पॉइंट का नाम मान लो ए है, इस पॉइंट का नाम मान लो बी है, और ये होलो स्फीयर है, चार्ज की रेडियस आर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और हमें इसके लिए पॉइंट ए और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगानी है। तो देखो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बताओ, ए कहां पर है, ए इनसाइड वाली पोजीशन पर है, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बी कहां पर है, आउटसाइड, आउटसाइड है तो क्या करें, इस होलो स्फीयर को उठा करके सेंटर पे रख देते हैं। सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज हो गया, और उस पॉइंट चार्ज की बी से डिस्टेंस कितनी हो गई, r प्लस r/2, यानी कितना हो गया, 3r/2। तो हो गया के क्यू अपॉन 3r/2 का होल स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बाहर वाले पॉइंट के लिए। तो ये है होलो स्फीयर के कारण वाला एग्जाम्पल, जिसमें अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर और बाहर वाली पोजीशन पर पता लगाई। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कर सकते हैं अपन इसमें, वो ये कि एग्जाम्पल नंबर 2 बोल देता हूं इसको। तो इसमें क्या है, ये है होलो स्फीयर, और इस पे चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, और एक चार्ज अपन ने यहां भी रख दिया सेंटर पे, एक चार्ज क्यू यहां रख दिया, और हमें पोजीशन ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यानी हमें क्या क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन ए, ये पता लगाना है, और उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन बी, ये पता लगाना है, और हमें पता लगाना है फोर्स ऑन स्मॉल क्यू पर फोर्स ड्यू टू होलो स्फीयर, है ना, ये जो है ये है होलो स्फीयर, HS होलो स्फीयर, और ब्रैकेट में यूनिफॉर्मली लिख दिया। यूनिफॉर्मली का मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज। तो यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और फोर्स पता लगाना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कैसे निकालेंगे, ए वाली पोजीशन पर। तो कौन कौन जने हैं यहाँ पर, दो हैं, एक पॉइंट चार्ज है जो सेंटर पे रखा हुआ है ये वाला, और एक होलो स्फीयर है। इन दो कारणों से लिखना है अपने को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर, दैट इज कैपिटल क्यू। तो पॉइंट एक, अच्छा डिस्टेंसेस जो लेनी है वो डिस्टेंसेस कैसे लेंगे अपन, जैसे पॉइंट ए की डिस्टेंस लेनी है अपने को सी ए, सेंटर से डिस्टेंस लेनी है, बी की ए से डिस्टेंस लेनी है तो ए बी, और डायरेक्शन लेनी है जैसे ए से बी की तरफ तो ए बी केप हो जाएगी। तो इस तरह से डिस्टेंसेस अगर आपको लेनी है सी ए सी बी ए बी, इस तरह से डिस्टेंसेस ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन ए ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, तो क्यू के कारण कितना होगा, तो पॉइंट चार्ज के लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है वैल्यू, के क्यू अपॉन, और ये डिस्टेंस यानी क्या, सी ए का स्क्वायर, और डायरेक्शन भी लिखना है साथ में, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सी ए केप। और ऐसे ही बी वाले पॉइंट पर ए वाले पॉइंट पर इसी कारण लिखना चाहे क्यू के कारण, तो क्यू के लिए ये पॉइंट ए कहां पर लाई कर रहा है, इनसाइड, और अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो ये वाली वैल्यू पर 0 हो गया, तो टोटल मिलाकर ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया। ऐसे ही बी वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें अपन, तो बी वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो अगेन वही ड्यू टू क्यू एंड ड्यू टू कैपिटल क्यू, तो ड्यू टू क्यू एट बी एंड ड्यू टू कैपिटल क्यू एट बी। तो सबसे पहले स्मॉल क्यू कारण लिखें बी पर, तो पॉइंट चार्ज के कारण क्या बनेगा, ये वाला वैल्यू, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन सी बी स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो गई, सी बी कैप, और ऐसे ही कैपिटल क्यू के कारण क्या हो जाएगा, बी पर। अब इस बार देखो होलो स्फीयर के लिए बी पॉइंट कहां पर है, बाहर, तो इसे उठा के कहां रख सकते हैं, सेंटर पे। तो सेंटर पे रखे तो क्या हो गया, के क्यू अपॉन सी बी स्क्वायर और सी बी कैप, दोनों में एक जैसी वैल्यू है, सी बी स्क्वायर सी बी कैप। क्योंकि इसके लिए बी पॉइंट बाहर है तो इसे उठा के सेंटर पे रखते, तो सेंटर पे टोटल मिलाकर दो चार्ज हो गया, क्यू और क्यू, तो क्यू प्लस क्यू, तो के क्यू प्लस क्यू अपॉन सी बी स्क्वायर इंटू सी बी केप, ये बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। और ये जो थर्ड पार्ट है इसका वो क्या है, तीसरा वाला, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू होलो स्फीयर। तो ये फोर्स लिखना है अपने को, थर्ड पार्ट इधर लिख देता हूं, तो थर्ड वाले पार्ट में फोर्स ऑन क्यू, तो फोर्स कैसे लिखेंगे अपन, फोर्स बराबर लिखेंगे क्यू इंटू ई, ई ड्यू टू कैपिटल क्यू। अब देखो कैपिटल क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ अंदर वाली पोजीशन पर, वो होगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो फोर्स कितना हो गया, 0। तो इस स्मॉल क्यू पर इस कैपिटल क्यू के कारण फोर्स 0 हो गया। ये है तीन पार्ट इसके एग्जाम्पल 2 के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 के बाद एग्जाम्पल 3 में देखते हैं। देखो पहले अपन ने क्या किया था, होलो स्फीयर के अंदर पॉइंट चार्ज रखा था ना, अब होलो स्फीयर के तो सेंटर पे रखा था अंदर में, और सेंटर पे की जगह अब साइड में रख दे, जैसे
ये था सेंटर वाली पोजीशन, उसकी जगह यहाँ किसी पॉइंट ए पर रख देते हैं। तो ए पर हमने कोई चार्ज क्यू रख दिया और साथ में इस होलो स्फीयर को कुछ चार्ज क्यू दे दिया। तो क्वेश्चन क्या है, ये है एक होलो स्फीयर और यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर। और हमें क्या पता लगाना है कि अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे वही पॉइंट सेलेक्ट कर लिया अपन ने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर तो चार्ज रख दिया तो सेंटर पे निकाल लेंगे एक तो, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर निकाल लेंगे बाहर वाले पॉइंट पे, और उसके अलावा वही फोर्स ऑन क्यू निकाल लेंगे, फोर्स ऑन क्यू, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू। तो ये चीजें पता लगानी है अपने को। तो क्वेश्चन क्या है, एक होलो स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और होलो स्फीयर पे चार्ज क्यू है और उसकी रेडियस कैपिटल आर के बराबर है। एक पॉइंट अंदर सेलेक्ट किया है ए, और वहां क्यू चार्ज रखा है, और सेंटर सी है, ये क्यू ए पर रखा हुआ है, और एक पॉइंट बी बाहर है। तो दो दो पॉइंट है सी और बी, ए पर चार्ज और एक ये होलो स्फीयर। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगानी है। सबसे पहले कहाँ पर पता लगानी है, हमें पता लगानी है सेंटर पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर लिखना है अगर अपने को, तो किस किस के कारण लिखेंगे, वो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू। अब स्मॉल क्यू के लिए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हैं सी पर। डिस्टेंसेज हमने पिछले एग्जांपल में देखा, ए सी डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस, सी बी डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो इस तरह से लिख रहे होंगे। तो पॉइंट चार्ज क्यू के कारण सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे लिखेंगे, के क्यू अपॉन, और डिस्टेंस क्या हो गई ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो गई ए सी कैप। और ऐसे ही इसी सी पर होलो स्फीयर कारण, तो वो तो जीरो हो गया अंदर वाली पोजीशन पर। और फिर ऐसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी लिखे, बी बी पर किसी के कारण, वही स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के कारण। तो स्मॉल क्यू कारण लिखे ई ड्यू टू स्मॉल क्यू प्लस ई ड्यू टू कैपिटल क्यू। तो ई ड्यू टू स्मॉल क्यू क्या आएगा, स्मॉल क्यू के लिए बी पॉइंट, डिस्टेंस हो गई ए बी, तो वैल्यू क्या हो गई के क्यू अपॉन ए बी स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो गई ए बी कैप। और ऐसे ही बी वाली पोजीशन पर तो गया ये क्योंकि कारण होलो स्फीयर के लिए बताओ बी कहाँ पर है, बाहर। तो होलो स्फीयर को उठा के कहाँ रख देंगे, सेंटर पे। क्या किस तरह से, जैसे एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ हो। तो कैपिटल क्यू एक तरह से सेंटर पे हो गया, और हमें बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो क्या हो जाएगा बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया के क्यू अपॉन सी बी स्क्वायर, और डायरेक्शन सी बी कैप। तो ये हो गया अपने पास बी वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके अलावा फोर्स ऑन क्यू लिखना है अपने को। तो फोर्स ऑन क्यू कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन क्यू, क्यू ई, और क्यू इंटू ई ड्यू टू कैपिटल क्यू। अब ई ड्यू टू कैपिटल क्यू कितना आएगा, तो इस स्फीयर के लिए पॉइंट चार्ज, ये ए वाली पोजीशन इनसाइड है, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू तो जीरो है, जीरो है। तो इसका मतलब फोर्स ऑन क्यू जो है वो कितना हो गया, फोर्स की जो वैल्यू है वो हो गई जीरो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली अपन ने इन अलग अलग पॉइंट पर, और इसी में आगे एग्जांपल कंटिन्यू करें अपन। तो नेक्स्ट एग्जांपल 4 में, जैसे ये एक स्फीयर है और ये पॉइंट चार्ज है क्यू, और ये जो स्फीयर है इस पर चार्ज है कैपिटल क्यू, रेडियस है आर, ये है इसका सेंटर, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। तो क्या है, एक होलो स्फीयर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, और एक पॉइंट चार्ज क्यू, और दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर, और कैपिटल आर इसकी रेडियस है। हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है फाइंड फोर्स ऑन स्फीयर, होलो स्फीयर ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। तो पॉइंट चार्ज क्यू के कारण हमें इस पर फोर्स पता लगाना है, इसके कारण इस पर। अब इसी कारण इससे पता लगाना है, तो देखो पॉइंट चार्ज के लिए इन अलग अलग पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो फिर कैसे करेंगे इसको अपन, आंसर किस तरह से निकालें इसका। तो हमें पता लगाना है फोर्स, किस पर पता लगाना है, इस पर, होलो स्फीयर पर। तो उसकी जगह अपन ऐसा करें कि होलो स्फीयर के कारण पॉइंट चार्ज पर निकाल लें, और न्यूटन के एक्शन रिएक्शन लॉ से हमें बोल देंगे कि इतना ही पॉइंट चार्ज होलो स्फीयर पे लगाएगा। तो इधर एलिमेंट लेकर के इसी कारण इस पर निकालने की जगह हम किस बात का यूज कर रहे हैं कि होलो स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट के लिए होलो स्फीयर
सेंटर पे रखे एक पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करता है। तो क्या करा अपन ने, इस स्फीयर को हटाया यहाँ से और यहाँ एक पॉइंट चार्ज रख दिया। तो इक्विवेलेंटली इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया एग्जांपल 4 में, ये पॉइंट चार्ज Q और ये स्मॉल q और ये डिस्टेंस r। अब ये इस पर जितना फोर्स लगाएगा एक्शन रिएक्शन से, ये इस पर उतना का उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। और हम ये वाला फोर्स की वैल्यू लिख दें तो कितना बनेगा ये वाला फोर्स का वैल्यू, Q इंटू ई, यानी Q इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या है, ये फोर्स जो होलो स्फीयर ने पॉइंट चार्ज पर लगाया और एक्शन रिएक्शन से इतना ही फोर्स इसने इस पर लगाया। तो हमें पता लगाना था पॉइंट चार्ज ने होलो स्फीयर पर कितना फोर्स लगाया। तो वैल्यू हो गई उसकी Q इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ऐसे ही मान लो यहाँ पर जो है इस वाली पोजीशन पर, यहाँ वाली पोजीशन पर इधर आके एक स्फीयर रख दें, एक और सेंटर से वही आर डिस्टेंस पर, और इस पे चार्ज कुछ Q1 है मान लो, और इस पर इसकी रेडियस R1 है, और इसका चार्ज Q2 है और इसकी रेडियस R2 है। अब हमें होलो स्फीयर 1 के कारण होलो स्फीयर 2 पर पता लगाना है। फाइंड फोर्स ऑन होलो स्फीयर 1 ड्यू टू होलो स्फीयर 2, और दोनों जो हैं वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब कैसे पता लगाएंगे, तो वैसे ही इस होलो स्फीयर को हटा करके हम पॉइंट चार्ज की तरह से लिख सकते हैं बाहर वाले पॉइंट के लिए, और इसके लिए बाहर है तो इसको उठा करके हम पॉइंट चार्ज की तरह लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास Q2 चार्ज, ये वाला हो गया Q1 चार्ज, और फोर्स हो गया कितना के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू हो गई के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक्शन रिएक्शन से इतना ही फोर्स इस पर, इतना ही फोर्स इस पर। तो हम ने कुल मिला के जाना कि होलो स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट के लिए होलो स्फीयर को उठा करके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज की तरह से रख सकते हैं। तो उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी में एक और एग्जांपल देखें आगे होलो स्फीयर में। तो जैसे मान लो कि ये होलो स्फीयर, एक और होलो स्फीयर है यहाँ पे, और एक और होलो स्फीयर यहाँ पे, 3 होलो स्फीयर ले लिए जो कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर है और इसकी रेडियस ये R1, इसकी रेडियस ये R2 और इसकी रेडियस ये R3। और कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज। अब हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लिए अपन ने, जैसे ये A सेलेक्ट कर लिया, ये B सेलेक्ट कर लिया, ये D सेलेक्ट कर लिया, ये G सेलेक्ट कर लिया, और इन चारों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 8 A B D एंड G। इन पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ये पॉइंट कहाँ पर है, मतलब इनकी डिस्टेंसेस क्या लेनी है अपने को, तो सी ए सी बी सी डी इस तरह से डिस्टेंस की जरूरत पड़े अपने को तो लेनी है। तो क्वेश्चन क्या है, 3 होलो स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इस पहले वाले पे चार्ज Q1 है, रेडियस इसकी R1 है, दूसरे वाले पे चार्ज Q2 है, रेडियस इसकी R2 है, तीसरे वाले पे चार्ज Q3 है, रेडियस इसकी R3 है। और कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लिए अपने A, B, D और G, और इन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले E8A लिखें, तो A पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले होलो स्फीयर के लिए कहां पर है, इनसाइड, इसके लिए भी इनसाइड, इसके लिए भी इनसाइड, तीनों के लिए इनसाइड। तो तीनों के कारण वैल्यू कितनी हो गई 0, और टोटल मिलाकर वैल्यू कितना हो गया 0। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर लिखना है अपने को, तो बी पॉइंट इसके लिए कहां पर है, बाहर। तो क्या करें अपन, इस होलो स्फीयर को उठा करके सेंटर पर रख दें, बाहर वाले पॉइंट के लिए होलो स्फीयर को उठा करके सेंटर पर रख देते हैं। तो कितना हो गया वैल्यू, ये हो गया के Q1 अपॉन, और यहां से C से B तक की डिस्टेंस यानी कितना हो गया सी बी स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो गई सी बी कैप। ये हुआ B वाले पॉइंट के लिए इस पहले वाले कारण। और दूसरे वाले के लिए बताओ B पॉइंट कहां पर है, अंदर, तो वैल्यू कितनी जाएगी 0। तीसरे वाले के लिए B पॉइंट कहां पर है, अंदर, तो उसके लिए वैल्यू कितनी जाएगी 0। तो इनके लिए 0 वैल्यू हो गई तीनों के लिए। और इसके बाद D वाले पॉइंट पर देखें, D वाले पॉइंट पर क्या हुआ, तो D वाले पॉइंट पर ये 2 होलो स्फीयर के लिए D पॉइंट कहां पर है, बाहर, और इस वाले के लिए कहां है, अंदर। तो जिसके लिए अंदर है उसके लिए तो 0 हो जाएगा, और जिन दो के लिए ये D पॉइंट बाहर है इसको उठा के सेंटर पर रख देंगे, इसको उठा के सेंटर पर रख देंगे। तो बताओ सेंटर पे टोटल मिला के कितना चार्ज पहुंच गया Q1 प्लस Q2।
तो सेंटर पे टोटल मिलाकर चार्ज हो गया KQ1 प्लस Q2 और अपॉन R स्क्वायर, यानी क्या CD स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो गई CD केप। और इस वाले के लिए करंट तो जीरो आ गया था, तो इस वाले करंट जीरो, क्योंकि डी पॉइंट बाहर वाले इस तीसरे वाले स्फीयर के लिए अंदर लाई कर रहा है, और इसका आखिरी पॉइंट E8 जी वाली पोजीशन पर। जी वाली पोजीशन के लिए क्या है, ये वाला स्फीयर के लिए जी पॉइंट बाहर है, इसके लिए भी बाहर है और इसके लिए भी बाहर है, तीनों के लिए बाहर है। तो जी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो गया के Q1 प्लस, तीनों के तीनों सेंटर पे पहुंच गए, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और अपॉन CG स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो गई CG के, ये डायरेक्शन हो गई, ये जी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो कुल मिलाकर हमने क्या जाना कि हमें देखना है कि जिस पॉइंट पर हम आंसर निकाल रहे हैं वो पॉइंट जिन स्फीयर के बाहर है उनके लिए उन स्फीयर को उठा करके कहाँ रख देंगे, सेंटर पे। जैसे डी के लिए ये दोनों के, इन दोनों स्फीयर के लिए डी पॉइंट बाहर है, तो इन दोनों स्फीयर को उठा करके सेंटर पे रख दिया। और डी पॉइंट इस वाले स्फीयर के लिए कहाँ है, इसके वाले स्फीयर के लिए अंदर है, तो अंदर के लिए वैल्यू कितनी जाएगी जीरो। तो बस हमें कुल मिलाकर ये देखना है कि पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है या आउटसाइड। ये थे कुछ एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर।